हेलो। आज हम आपको एनसीईआरटी का अध्याय 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के कॉन्फ़िगरेशन और इसके गुणों के बारे में बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका से। अगर आप गौर से इसको याद कर लीजिएगा तो मेरे समझ से परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसके गुणों के बारे में। देखिए, डी ब्लॉक के तत्व यानी जब किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं तो इसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि यह डी ब्लॉक के तत्व एस और पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं, इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसको बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि तीन दोस्त हैं, ए बी सी तीन दोस्त हैं, और डी चौथा दोस्त कहता है बी वाले को कि तुम बाहर आओ। दोनों के बीच में बैठे हो, तुम बाहर आ जाओ। ए और बी उसको नहीं जाने देता है और डी बोलता है कि नहीं, तुमको आना होगा, अगर तुम नहीं आओगे तो दोस्ती टूट जाएगी। और ए और सी भी बोलता है बी को कि तुम अगर चले जाओगे तो दोस्ती टूट जाएगी। उस स्थिति में बी जो है वह ट्रांजिशन फेज में आ जाएगा। अगर वह उठ के जाता है तो ए और सी से दोस्ती टूट जाती है, और उठ के नहीं जाता है तो डी से भी दोस्ती टूट जाती है। तो इस प्रकार से ए बी और सी में बी जो बीच में है वह संक्रमण तत्व कहलाएगा, वह ट्रांजिशन फेज में आ जाएगा। तो संक्रमण तत्व जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में एस, राइट साइड में पी और बीच में डी और सबसे नीचे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अक्रिय गैस जो इनर्ट गैस है उनका निर्माण बाद में हुआ, इसलिए उसको जीरो ग्रुप में रख दिया गया। तो डी ब्लॉक के तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और यह संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व का वह हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वह किस प्रकार से होगा। तो मैं आपको डी ब्लॉक के तत्वों का यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हूँ, जिसको अगर आप गौर से देखते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्वों को हमने 4 श्रेणी में बांट रखी है। 3D श्रेणी का विन्यास, 4D श्रेणी का विन्यास, 5D श्रेणी का विन्यास और 6D श्रेणी का विन्यास। यानी डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में सीरीज में बांटा गया है। 3D श्रेणी यानी फर्स्ट सीरीज, 3D श्रेणी यानी यह हमारा हो जाएगा फर्स्ट सीरीज, 4D श्रेणी यह हमारा हो जाएगा सेकेंड सीरीज, 5D श्रेणी यह हमारा हो जाएगा थर्ड सीरीज, और 6D श्रेणी यह हमारा हो जाएगा फोर्थ सीरीज। यानी डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में बांट दिया गया है। अब 3D श्रेणी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखने जाएंगे तो हम याद रखेंगे, शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगलकर जिंदा हूं। एक बार और सुनिएगा, 3D श्रेणी के तत्व के या एलिमेंट के बारे में जब जानेंगे तो हम उसको याद करेंगे कि शक्ति वाले कर्मों से मैं आयरन को यानी लोहा को निगलकर जिंदा हूँ। देखिए, स्कैंडियम, 30 से हो जाएगा टाइटेनियम, वाले वेनेडियम, कर्मों से क्रोमियम, मैं मैग्नीज, लोहा एफी को सीओ निगल एनआई सीयू कर जिंदा हूं, जिंक। उसी प्रकार से हम याद रख लेंगे 4D श्रेणी के तत्व। तो 4D श्रेणी के तत्व में ए जरा नवाब मोहित रुके रहो, पड़ेंगे आज कोड़े। 4D श्रेणी के तत्व को 4 श्रेणी में बांटा गया है। 3D श्रेणी यानी फर्स्ट सीरीज, 4D श्रेणी यानी सेकेंड सीरीज, 5D श्रेणी यह हमारा हो जाएगा फर्स्ट सीरीज, 4D श्रेणी यह हमारा हो जाएगा थर्ड सीरीज, और 6D श्रेणी यह हमारा हो जाएगा फोर्थ सीरीज। यानी डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। 3D श्रेणी यानी फर्स्ट सीरीज, 4D श्रेणी यानी सेकेंड सीरीज, 5D श्रेणी यानी थर्ड सीरीज, और 6D श्रेणी यह हमारा हो जाएगा फोर्थ सीरीज।
ये वाइटर्बियम, जरा जिरकोनियम, नेओडियम, मोलिडियम, टेक्नियम, रूडियम, रूमेडियम, प्लेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इस तरह से हम याद कर लेंगे। ए जरा नवाब मोहित, रुके रहो पड़ेंगे आज कोरे। तो यह हमारा हो जाएगा 4D श्रेणी के तत्व। अब हम 5D श्रेणी के तत्वों के बारे में याद रखेंगे। ला, हफ्ता, वरना, रे, ओस्मे, इधर से पिटाई और होगी। यानी लैंथनम, होफमियम, टैलियम, टंगस्टम, रेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी। अब 6D श्रेणी के तत्वों के बारे में जानेंगे। ऐसी रूप से दबकर सगे भाई हंसो मत, 10 रोग उगेंगे। और इस तरह से इस एलिमेंट का नाम हम आसानी से याद कर सकते हैं। Ag, Rf, Dv, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg और UUB। और इस तरह से हम जान लेंगे 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी के जो एलिमेंट्स हैं उसको जान लेंगे। और उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखने लगेंगे तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यह हमारा 3D का एलिमेंट्स लिख देंगे। शक्ति वाले कर्मों से मैं आयरन को निगल कर जिंदा हूँ। और उसके बाद आर्गन सब में भर देंगे। और 3D1 4s1, तब 3D2 4s2, 3D3 4s2। क्रोमियम में देखिए हम स्टार लगा दिए हैं। ये क्रोमियम में D में 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, वह S से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 5 हो जाएगा और S में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 3D5 4s1। चूंकि D4 का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम होता है D5 से, इसलिए D5 स्टेबल एलिमेंट्स को बनाने के लिए D में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और S में 1। आयरन में हो जाएगा 3D5 4s2। अब पुनः S 4s2 होगा और D के इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे 6, 7, 8। अब देखिए जिंक, निकेल के बाद कॉपर में भी हमने स्टार लगा रखा है, 9 इसमें नहीं होगा। उसी तरह से D10 का स्पीड मल्टीप्लिसिटी जो है हमारा D9 से अधिक होगा, इसलिए यह S ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन D ले लेगा और यह बन जाएगा 3D10 4s1 और 3D10 4s2। और कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए D ऑर्बिटल का संक्रमण तत्व का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन वह n-1 D1 से 10 ns1 से 2। तो आप देख सकते हैं S ऑर्बिटल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, D ऑर्बिटल में 1 से 10 होंगे और ऑर्बिट नंबर उसका कम हो जाएगा। यह होगा n-1 D 1 से 10 और ns2। अगर मान लो कि अगर S ऑर्बिटल का बाहरी ऑर्बिट 4s है तो अंदर का ऑर्बिट 4s-1 या 3D हो जाएगा। तो 3D 1 to 10 और ns 1 से 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि हम कॉन्फ़िगरेशन को लिख डालेंगे। अब देखिए 4D में है तो जैसे आर्गन को हमने लिखा 3D 4s1, अब इसमें क्रिप्टन लिख देंगे और यह 3D1 4s1 है तो यह हो जाएगा, एक ऑर्बिट बढ़ जाएगा 4D1 5s1। चूंकि यह 4D श्रेणी के तत्व हैं इसलिए यह 4D1 5s1 और उसको बढ़ाते चलेंगे 4D2 5s2, 4D4 5s1, S का 1 इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा, पुनः 4D5 5s1, 4D6 5s1, 4D7 5s1। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जाएगा, या 4D8 5s1 और 9 आएगा तो यहाँ पर S के 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे 4D10 5s0। अब 4D10 5s1, 4D10 5s2। अब हम आएंगे 5D श्रेणी के तत्वों में कि ला, हफ्ता, वरना, ला, हफ्ता, वरना, रे, ओस में इधर से पिटाई और होगी। इस एलिमेंट को याद रख लेंगे। लैंथनम, होफमियम, टेलियम,
टंगस्टन, रेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड। और देखिए इसमें आर्गन है, क्रिप्टन है और इसमें जेनन भर देंगे। और यह 5D का है तो यह 5D16S2 कर देंगे। और यहाँ से हॉफनियम पर हमारा f ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा तो 4f14 या 5D26S2। अब 4f14 जो है लगातार सेम रहेगा और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने लगेंगे। उसके बाद 6D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखने लगेंगे 4th सीरीज का, तो रेडन सब में लिख देंगे। और यह 6D का है तो 6D17S2, यहाँ से f ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा तो5f14 यह टोटल रहेगा सेम। और तब 6D1 है तो यह हो जाएगा 6D2, 6D3, 4, 5, 6, 7 और 9 के बदले यह 8 और यह 7S2 हो जाएगा। और जैसे ही 9 आएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, s का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 6D10 4S2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस स्लोगन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि d ऑर्बिटल जो संक्रमण तत्व हैं 3D, 4D, 5D और 6D के एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे कि या आपको 3D श्रेणी, हम लोग को जो सिलेबस में आपको दिया हुआ है 3D श्रेणी के तत्वों के जो क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो इसमें एक बात को आप याद रखिएगा कि ये जो d ऑर्बिटल के तत्व हैं, ये सभी तत्व हैं संक्रमण तत्व हैं। संक्रमण तत्व होने का कारण क्या है, s और p के बीच में है। और सबसे बड़ी बात यह जान लेंगे कि संक्रमण तत्व होने के लिए d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वह संक्रमण तत्व होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो संक्रमण तत्व नहीं होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं जिंक में हमारा d ऑर्बिटल पूर्णतः भरा हुआ है, s ऑर्बिटल भी भरा हुआ है। तो d ऑर्बिटल के जिंक, कैडमियम और मरकरी यानी 3D, 4D और 5D के जो आपके एलिमेंट्स हैं, इसमें d ऑर्बिटल पूर्णतः भरा होने के कारण यह संक्रमण तत्व नहीं होंगे। आप देख सकते हैं जैसे जिंक है 3D10 4S2, यह हो जाएगा 4D10 5S2, यह हो जाएगा 5D10 और 6S2। इसके d और s ऑर्बिटल पूर्णतः भरा होने के कारण ये संक्रमण तत्व नहीं होंगे। तो d ऑर्बिटल के तत्व होंगे लेकिन संक्रमण तत्व ये नहीं कहलाएंगे। और इसमें एक बात और जानेंगे कि चूंकि संक्रमण तत्व के गुणों से इसका गुण मिलता जुलता है, इसलिए यह संक्रमण तत्व के साथ रख दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 3D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम जान लिए, याद करने का तरीका भी जान लिए। शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगलकर जिंदा हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोगों ने जान लिया। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं 3D श्रेणी के जो भी एलिमेंट्स हैं वह सभी मेटल्स होंगे, धातु होंगे। और जब वह धातु होंगे तो उसमें धातुई चमक होगी। उसके बाद में वह तन्य होगा, वह आघात वर्धनीय होगा, पीटने पर आवाज आएगी। उसका सीट बनाया जा सकता है। यह ताप का और विद्युत का गुड कंडक्टर होगा, यानी विद्युत का और ताप का सुचालक होगा। यह हो गया हमारा जनरल कैरेक्टर, सामान्य गुण। और स्पेशल कैरेक्टर जब पूछता है एग्जाम में कि हमारा 3D श्रेणी के तत्वों का मुख्य गुण कौन कौन है, तो याद रखिएगा कि पहला यह बतलाता है परिवर्तनशील संयोजकता। यह बतलाएगा परिवर्तनशील संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी को बतलाएगा।
वेरिएबल वैलेंसी को बतलाएगा। दूसरा बतलाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण को भी बतलाएगा। चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी यह बतलाएगा। उसके बाद में यह जो है कलर शो करेगा, रंग प्रदर्शित करेगा, रंग प्रदर्शित करेगा। यह 3D के तत्व जो हैं वह कलर शो करेंगे। उसके बाद में यह जो है आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक का निर्माण करेगा, जटिल यौगिक का निर्माण करेगा। उसके बाद में यह जो है मिश्र धातु का भी निर्माण करेंगे, मिश्र धातु बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्तनशील संयोजकता बतलाएंगे, चुंबकीय गुण बतलाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतलाएंगे, रंग प्रदर्शित करेंगे, कलर शो करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करेंगे, मिश्र धातु का निर्माण करेंगे और इसमें उत्प्रेरक का भी गुण होगा। उत्प्रेरक का गुण कैटालिटिक प्रॉपर्टी होगी। यह हमारा 3D श्रेणी के तत्वों का स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो इसमें हम जानेंगे कि परिवर्तनशील संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी जो होती है वह वेरिएबल वैलेंसी होने का कारण क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। कि देखिए ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। n-1 d और ns के बीच ऊर्जा का स्तर काफ़ी कम होता है, बहुत ही कम एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी लेवल कम होने के कारण ये 3D श्रेणी के तत्व S के साथ जब बॉन्ड्स का निर्माण करेंगे तो एक अलग वैलेंसी बताएंगे, और D के साथ जब यह तत्वों का निर्माण करेंगे, तत्व से यौगिकों का निर्माण करेंगे तो ये एक अलग वैलेंसी को बतलाएंगे। हम देख सकते हैं कि जैसे स्कैंडियम है, यहाँ पर स्कैंडियम या हमारा स्कैंडियम है, यह +3 ऑक्सीडेशन नंबर को बतलाएगा। 22 टाइटेनियम है तो यह +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन नंबर को बतलाएगा। वेनेडियम या 5 तक है तो +2 +3 +4 +5 तक बतलाएगा। क्रोमियम है 24 तो 5 एक 6 है तो यह +2 +3 +4 +5 +6, और मैग्नीज 5 2 यहाँ पर है 2 7 तो +2 +3 +4 +5 +6 और +7 यह वैलेंसी को बतलाएगा। वेरिएबल संयोजकता को यह बतलाएगा। n-1 d और s ऑर्बिटल के बीच में कम एनर्जी होने के कारण यहाँ पर हमारा जो आयरन है, आयरन यह +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन नंबर को बतलाएगा। इस तरह से यह जो जिंक है यह +1 को बतलाएगा, कॉपर +1 +2 को बतलाएगा, निकेल +2 को बतलाएगा, कोबाल्ट +2 +3 +4 इत्यादि। इस तरह से यह वेरिएबल वैलेंसी को बतलाएंगे। तो इसमें हमारा वेरिएबल वैलेंसी को बतलाने का कारण क्या है कि D और S के बीच का जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है, बहुत ही कम होता है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जब D ब्लॉक के एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो वह पैरामैग्नेटिक गुण को प्रदर्शित करेगा, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वह डाईमैग्नेटिक गुण को प्रदर्शित करेगा। तो हम देख सकते हैं स्कैंडियम में जैसे 3D1 और 4s1 है, यह स्कैंडियम 21 का, तो D ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होंगे, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होने के कारण
यह जो है हमारा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करेगा। और इसमें एक बात और जानेंगे कि इससे हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेते हैं। चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू बराबर √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटम, वेयर n जो होगा वह हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हम देख लेंगे कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर स्कैंडियम का निकालते हैं, स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना है उतना का मान n का मान यहाँ रख देंगे और उस तरह से हमारा मैग्नेटिक मोमेंटम का मान निकल जाएगा। तो इसमें हम जानेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होगा वह पैरामैग्नेटिक गुण को प्रदर्शित करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होगा वह हमारा डाईमैग्नेटिक गुण को प्रदर्शित करेगा। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वह ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, जिसमें कम होगा वह कम पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय होगा। एक उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे आयरन 3d6 4s2, तो d ऑर्बिटल में यहाँ पर 5 हो गया, 1 2 3 4 5 और यह 6 और यहाँ पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। जब आयरन +2 करेंगे तो हमारा यह 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो D में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ 6 और s ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन जब हटते हैं तो बाहरी ऑर्बिट से पहले इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, और आयरन +3 जब लिखेंगे तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटेंगे, s का 2 और इसका 1, इसमें 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं आयरन को अस बोलेंगे यानी फेरस, +3 को इक बोलेंगे यानी फेरिक। तो फेरिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है और फेरस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। तो हम देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +3 में ज़्यादा है, तो यह पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय गुण को ज़्यादा प्रदर्शित करेगा। और आयरन +2 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह जो है अनुचुंबकीय गुण को कम प्रदर्शित करेगा। तो हम इस तरह से निकाल लेंगे कि आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और कॉन्फ़िगरेशन लिख करके हुंड्स रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन को इनपुट कर देंगे और उसमें देखेंगे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है और किसी में 5 हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होगा वह ज़्यादा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से परिवर्तनशील संयोजकता के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया और चुंबकीय गुण के बारे में भी। अब हम जानेंगे कि यह कलर शो करता है, रंगीन कलर के होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो कलर शो करने में 2 बात आती है, एक होगा चार्ज ट्रांसफर आवेश के स्थानांतरण, और दूसरा होगा डी ट्रांजिशन। यह 2 से कलर शो करते हैं, जिसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट डी ट्रांजिशन या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जब इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यह लोअर एनर्जी लेवल है और यह हायर एनर्जी लेवल है, और इसमें अगर डी ऑर्बिटल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को जब हिट करेंगे एनर्जी देंगे तो यह इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की ओर जाने लगेंगे या इस पर लाइट पड़ेगा तो यह कलर शो करेगा। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर शो करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब जाके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में डी ऑर्बिटल का ट्रांजिशन होगा और तब जाके वह कलर शो करेगा। तो इस प्रकार से हम थर्ड पोजीशन भी जान गए कि डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट्स हैं वह कलर भी शो करते हैं। अब इसमें उत्प्रेरक का भी गुण होगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होगी, उत्प्रेरक का गुण होगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं कि जैसे कोई रिएक्टेंट है
और उसमें कैटालिस्ट डाल देते हैं। तो कैटालिस्ट जब डालते हैं, उत्प्रेरक जब डालते हैं, तो उत्प्रेरक के बीच में और रिएजेंट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होने के कारण रिएक्टेंट की जो सतह है, सरफेस है, उसका कंसंट्रेशन जो है बढ़ने लगेगा और एक्टिवेशन एनर्जी जो है, सक्रियण ऊर्जा का मान घटने लगेगा और वह जो है रिएक्शन को फास्ट कर देगा या स्लो कर देगा या उत्प्रेरक डालने पर। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बतलाते हैं कि जैसे C2H4 एथिलीन है, इसमें हाइड्रोजन डाल देते हैं, निकेल कैटालिस्ट डालकर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो हमारा एथिलीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हमारा C2H6 एथेन का निर्माण कर लेगा और यह जो निकेल है वह डी ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक के तत्व का कैटालिटिक प्रॉपर्टी होने के लिए जैसे एक और उदाहरण देते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट को जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। यह मैग्नीज जो है हमारा डी ब्लॉक का तत्व हुआ। आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं, हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं, तो कैटालिस्ट में हम आयरन ऑक्साइड डालते हैं, तब जाके यह अमोनिया का निर्माण होता है। तो आयरन भी डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व में उत्प्रेरक का गुण होगा और उत्प्रेरक का गुण होने के कारण क्या है कि यह परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करेगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करेगा, जटिल यौगिक का निर्माण करेगा, जिसके कारण रिएक्टेंट में और कैटालिस्ट में बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा और कंसंट्रेशन जो है हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसकी सतह का बढ़ जाएगा और सतह का कंसंट्रेशन बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और उसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी आने लगेगी। अब हम जानेंगे नेक्स्ट आपका यह जो प्रॉपर्टी है कि यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है, जटिल यौगिक का निर्माण। यह डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वह जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी निर्माण करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण जैसे K4FeCN का होल 6। इसमें होता क्या है कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें जगह खाली रहता है, रिक्त रहता है, जिसमें लिगेंड्स जो हैं वह इलेक्ट्रॉन को जैसे ही देते हैं वह एस और डी ब्लॉक में जाकर के फिट हो जाते हैं और वहाँ पर वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करने लगते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट का आकार छोटा होता है। आकार छोटा होने के कारण यह एलिमेंट, यह तत्व जो है एक दूसरे तत्वों में जाकर के फिट हो जाते हैं और वहाँ पर वह मिश्र धातु का भी निर्माण कर लेते हैं। मिश्र धातु का निर्माण जैसे पीतल, कॉपर और जिंक, कांसा, कॉपर और टिन मिल करके ब्रास और ब्रॉन्ज का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम जान गए कि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं परिवर्तनशील संयोजकता बतलाएंगे, डी ब्लॉक के तत्व जो है कलर शो करेंगे, डी ब्लॉक के तत्व में चुंबकीय गुण होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, डी ब्लॉक के तत्व में जटिल यौगिक बनाने का गुण होगा, डी ब्लॉक के तत्व जो है मिश्र धातु का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको आप लोग लिखकर याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है और आसानी से आपको यह याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।